बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया है और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक नहायत ही अहम मौजू पे बात करेंगे, जिस पर बात करके हम बहुत कुछ आज जानने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली टेलीविज़न के इस पार और उस पार दोनों जानिब इसका फ़ायदा होने वाला है। आज हम एक ऐसी साइंस के बारे में जानने वाले हैं कि जिसको पाकिस्तान में सीखना और हमारी जो अगली जनरेशन है, ये जो जनरेशन है जो तालीम हासिल कर रही है, उस तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत कम काम हो रहा है। मेरे साथ आज एक इसी बारे में बात करने के लिए एक बड़े ही काबिल इंसान मौजूद है। एक नौजवान है जो बिहेवियरल साइंस के हवाले से काम कर रहे हैं और आज दुनिया भर में जितने भी महज़्ज़ब मुआशरे हैं या जो कामयाब मईशत रखने वाले ममालिक हैं, वहाँ पे इसकी कदर को समझा जाता है। तो आज हम बिहेवियरल साइंस के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शारिफ अली शाह, जो कि बिहेवियरल मार्केटिंग में PhD कर रहे हैं और स्टूडेंट बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। ज़बरदस्त। सबसे पहले तो मैं ये बताएं कि आप सब साइंटिस्ट का लफ्ज़ जुड़ता है तो हमारे जहन में, मेरे जहन में तो ऐसे ही आता है कि साइंटिस्ट के बाल जो हैं वो बिखरे हुए होंगे और कम से कम सफ़ेद होंगे जी, और उम्र जो है वो सफ़ेद बालों वाली हिसाब लगा लें आप। तो इतने कम उम्र साइंटिस्ट जो है वो यकीन क्यों नहीं आता हमें? पहले तो मुझे ये बताएं। यकीन इसलिए नहीं आता क्योंकि हम हमारी स्टीरियोटाइपिंग पे बात करेंगे ना। हमें लगता है कि बस साइंटिस्ट एक ही किस्म का होता है। हमें लगता है कि वो एक ही चीज़ पढ़ता होगा, मैथ पढ़ता होगा, साइंटिस्ट किस्म एक तजुर्बे करता होगा, बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेरिमेंट्स करता होगा, वही साइंटिस्ट, वो फिजिक्स, मैथमेटिकल, केमिस्ट्री लैबोरेटरी में ऐसे काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करता होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हर किस्म के साइंटिस्ट होते हैं और डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। एंड आजकल एजुकेशन इज चेंजिंग सो मच कि हम नई जनरेशन में कितने यंग साइंटिस्ट डिफरेंट फील्ड्स में आए हैं। एग्जैक्टली। तो ये बिहेवियरल साइंटिस्ट जो साइंस है, इसका ताल्लुक हमारे जो इंसानी रवैये हैं इनसे बिल्कुल। और ये डायरेक्टली किस शोबे के लिए ये तालीम सबसे ज़्यादा मददगार साबित होती है? जी, ये काफ़ी डिफरेंट सेक्टर्स में होगी। आप देखें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में इसका बहुत फ़ायदा है। तो पब्लिक सेक्टर में आप देखें तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब गवर्नमेंट अगर ऐसी इस इंसाइट्स का फ़ायदा उठाए और देखें कि लोगों की बिहेवियर कैसी है, क्या हो रही है और कैसे चेंज करेंगे, उसमें भी बहुत फ़ायदा है। और उसके अलावा बिजनेसेस इन एनी कंज्यूमर कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे कोई कंज्यूमर्स हो, फ्रंट एंड बिजनेस हो, इसमें भी बहुत फ़ायदा, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, नॉट कंज्यूमर के लिए भी और कारोबार के लिए भी। ये है क्या बिहेवियर साइंस? बिहेवियर साइंस जो है ना, वो थ्योरी, नॉलेज और एप्लीकेशन है और लोगों की बिहेवियर के बारे में, हाउ दे मेक डिसीजंस एंड हाउ यू कैन चेंज दैट। तो जी, तो लोग जो एक्शंस करते हैं, हम उनको पहले स्टडी करते हैं कि वो क्यों करते हैं और क्या उसमें गलत कौन सा है, सही कौन सा है, और हाउ वी कैन चेंज दैट अपने फ़ायदे के लिए और उनके फ़ायदे के लिए भी। अच्छा, तो क्या इंसान जितने भी फैसले करते हैं ये सब तकरीबन एक जैसे ही अंदाज से सोचते और मतलब डिसीजन लेते हैं, या हर एक को अलग अलग तरीके से हमें मतलब देखना परखना पड़ता है? जी, तो आई मीन इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते हैं, लेकिन ग्रुप में ना हम मतलब रिसर्च के लिए रैंडम सैंपल लेते हैं। रैंडम सैंपल का मतलब ऐसा, उसमें ये नहीं होता कि सारे ग्रुप में 20 ईयर ओल्ड होंगे या 30 ईयर ओल्ड होंगे। तो इन जनरल हम रिसर्च करते हैं। तो हम इन जो हमारी क्लेम्स होते हैं बिहेवियर के बारे में, वो कहते हैं 90% या 95% ऑफ पीपल ऐसे बिहेव करते हैं। तो अगर आप देखें, एक एग्जाम्पल मैं दूँ, नेगोशिएशन की सेटिंग में हम देखते हैं कि मोस्ट पीपल को जब लोग नेगोशिएट करें तो जो पहली पीस की ऑफर की आती है ना, जो पहला बंदा बोलता है कि 50,000 का ये मैं लेना चाह रहा हूँ आपसे, तो वो एंकर हो जाते हैं हम उस पर। तो हम जो सारी नेगोशिएशन होती है ना, वो 50,000 के अराउंड होती है फिर। और ये मैं एज अ बिहेवियरल साइंटिस्ट खुद भी नेगोशिएशन में इसमें फंस चुका हूँ कि मुझे पता है ये एंकर देंगे, लेकिन आई हैव डन इट माई सेल्फ कि मैं किसी से नेगोशिएट कर रहा हूँ और वो उसने कोई नंबर बोला और मैं उसके अराउंड कर रहा हूँ फिर। तो दिस इज वन एग्जाम्पल जहाँ पे 95% ऑफ पीपल फॉल इनटू दिस बायस। अच्छा, तो इसको ज्यादातर जो है वो बिजनेस में इसका फायदा उठाया जा रहा है? जी, उठाए बिजनेस में, पब्लिक सेक्टर में, लेकिन बिजनेस में ज्यादा स्कोप ज्यादा है। स्कोप ज्यादा, बिल्कुल।
अच्छा ठीक है। तो बेसिक आप अमेरिका से इसकी तालीम हासिल कर रहे हैं जी। बाकायदा? जी। ठीक है, यूनिवर्सिटी से। अभी मुकम्मल तौर पे मतलब डिग्री कब इसकी वो हासिल कर लेंगे आप? जी इंशाल्लाह 2024-2025 तक ठीक है। गोल है। अभी मैं कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर है, कंज्यूमर बिहेवियर में पीएचडी है विद इन मार्केटिंग बिजनेस में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से मैं कर रहा हूँ। पाकिस्तान, पहले पाकिस्तानी हैं आप? जी पीएचडी तो लोगों ने की हुई है बिहेवियरल साइंस में, अभी लोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो है ना बिहेवियरल साइंस में, मैंने मास्टर सबसे पहले किया हुआ है। आई डिड माय मास्टर्स इन बिहेवियरल साइंस, बिहेवियर एंड डिसीजन साइंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन जो पाकिस्तान में अभी तक तो कोई ज़्यादा लाया नहीं है, स्पेशली बिजनेस सेक्टर में, और मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि इसकी अवेयरनेस हो और लोग इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। अच्छा, तो इसकी अवेयरनेस के लिए हम किस तरह लोगों को, या जो मेरे इस वक्त नाजरीन हैं, जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, जो अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दिलवाना चाहती हैं, तो उनको आप क्या गाइड करें, उन्हें कैसे समझाएंगे कि ये क्या होता है? ये मतलब हमारे यहाँ तो सबकी ख्वाहिश होती है कि बच्चा या डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। आजकल कंप्यूटर की फील्ड है, तो कंप्यूटर में या फिल्म मेकिंग की तरफ जो है ना वो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं, मास कम्युनिकेशन और इन सब चीज़ों। तो अब ये जो नई इक़साम हैं, तालीम के नए नए शोबे हैं, इनके बारे में आप कैसे मुतारिफ करें? ख़ास तौर पे जो है बिहेवियरल साइंस के बारे में आप कैसे समझाएंगे उन्हें? जी, तो आप देखिए इकोनॉमिक्स जो है कितने सालों से लोग पढ़ रहे हैं। अब इकोनॉमिक्स में पिछले 3-4 साल से नया ट्रेंड आया है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स वालों को उन्होंने नोबेल प्राइज़ दिया है। अच्छा, 2 साल ठीक है। पहले और 3 साल पहले शायद, आई बिलीव। और इस ईयर आई बिलीव जिनको नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमिक्स में, वो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो आई थिंक अगर आप देखें तो ये फील्ड आ चुकी है, और मैं इसमें इंकरेज करूँगा पीपल को जो पढ़ना चाहते हैं, कि एक बुक है, एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखी है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। जी, ठीक और है। वो बुक है, इट्स लाइक द फंडामेंटल इसके बारे में, तो आप पढ़ेंगे तो वो इसकी एप्लीकेशंस दिखाते हैं इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में। एंड इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जो जिसने लिखी है, ही इज़ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जीता है। अच्छा जी। नाइस नाइस नाइस। अच्छा, तो इस बिहेवियरल साइंस से हम अपने जो बिजनेस वगैरह हैं उसमें बेहतरी लेके आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कंज्यूमर कॉन्टेक्स्ट में आप ला सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स, एनीथिंग जिसमें फूड कंजम्पशन, कंज्यूमर प्रोडक्ट गुड्स, इन सब में आप ला सकते हैं। और जो कंज्यूमर्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल। अब आप देखिए कंज्यूमर सेविंग हुई, स्पेंडिंग हुई, इसमें भी हमें नेगोशिएशन हुई, इसमें भी हमें अपने बायसेस और ह्यूरिस्टिक्स जो हैं, जो हम गलतियां करते हैं, हमें अवेयरनेस होगी उसमें, तो अब हम अपने लिए बेहतर डिसीजंस। बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो अपने बिजनेस में बेहतरी पैदा कर सकते हैं इस नॉलेज के साथ, और जो ख़रीदार हैं, जो एंड कंज्यूमर्स हैं, या जो कंज्यूमर्स हैं, वो भी किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है जो बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं या जिनका बिज़नेस है, और किस किस किस्म के बिज़नेस में इसका फ़ायदा हो सकता है इस तालीम का, ज़रा वो उस पर रोशनी डालिए। जी, अब ये हर किस्म के बिजनेस में तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अच्छा। बट जो पाकिस्तान में जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो होगा फाइनेंशियल सेक्टर में। तो आप बैंक्स और फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसमें ठीक है। अब आप देखें, एक एग्जांपल ले लेते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स की। ठीक तो है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो चाहती हैं कि लोग अपनी रिटायरमेंट अकाउंट खोलें और उसमें पैसे डालें, और उसमें फिर उनके पैसे बढ़ें और व्हाटएवर, लाइक रिटायरमेंट ठीक है। पे फोकस करें। लेकिन प्रॉब्लम अराइज होती है बिहेवियरल, दैट यंगर कंज्यूमर्स जो हैं, जो नौजवान जनरेशन है, वो क्यों नहीं पैसे डाल रही रिटायरमेंट में, वो रिटायरमेंट की सोच क्यों नहीं रही, क्योंकि दूर है। लेकिन अब डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, क्योंकि दूर है या क्योंकि वो फोकस नहीं करना चाह रहे। लेकिन ये प्रॉब्लम तो हर किसी को आएगी बाद में, अगर वो अभी से डालना शुरू करेंगे कोई, तो बाद में फ़ायदा होगा ना। अब आप देखिए अमेरिका में एक बैंक ने अडॉप्ट किया नया सिस्टम, अजीब सा सिस्टम है लेकिन इट वर्क्स, कि उन्होंने अपने बैंक में ऐप के साथ वो ओल्ड फेस की ऐप भी डाली हुई है, ओल्ड एज। अच्छा, ओके। तो उसमें जब अपना यंग बंदा अपने आप को बूढ़ा देखता है, उसको फिर याद उसको यू थिंक ऑफ दीज थिंग्स ना, फिर आप सोचते हो कि रिटायरमेंट की ऑल दिस, और उससे उनकी इंक्रीज हुई है सेविंग्स। अच्छा, और ओके। उनकी रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट कि अपने आप को जो है वो आप फ्यूचर में देखें या बूढ़ा देखें आप, जी। या आप ऐसे हो जाएंगे कल को, हमेशा आपने जवान नहीं रहना है। जी, ठीक है, बिल्कुल। और फिर उससे याद आता है कि इससे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे उस वक्त, ऑल दीज थिंग्स उस वक्त याद आती हैं। इसके अलावा एक और आइडिया, अब आप देखें सोशल नेटवर्किंग हमारी पूरी दुनिया को चलाती है, फेसबुक की तरह ऐप्स जो होती
होती हैं। अब इसमें हमें जो शौक है ना इंसान की, दूसरे इंसान की जो डिसीजन लेते हैं हमने वैसी डिसीजन लेने हैं, क्योंकि हम उससे वैलिडेट भी फील करते हैं और हमें होता है कि जैसे जो वो कर रहे हैं वो सही होगा। अब आप एक फाइनेंशियल हेल्थ के तौर पे आप देखें तो अगर हम एक ऐप क्रिएट हो जिसमें यही सोशल नेटवर्किंग हो, आपके सारे फ्रेंड्स हो, वो ऐप आपका फाइनेंशियल हेल्थ स्कोर बताए आपको कि आप आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रांग है, आपने सही डाइवर्सिफाई किया हुआ है अपना पोर्टफोलियो, आपकी सेविंग्स आपकी एज की एवरेज से फलाना है, उसके ऊपर आपको स्टार दे दिए 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। और आपके फ्रेंड्स के साथ आपका नेटवर्क हो, आपको पता हो कि एक फ्रेंड का 5 स्टार्स है, एक के 3 हैं, एक के 2 हैं, इससे आप ही की इंकरेजमेंट होगी कि सबके इतने हाई हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट और मेरी फाइनेंशियल सेविंग इतनी लो क्यों है। तो इससे फ़ायदा नॉट ओनली कंज्यूमर को होता है जो इसमें दूसरों को देख के अपनी फाइनेंशियल बिहेवियर ज़्यादा हेल्दी करता है, बट लेकिन फाइनेंशियल मार्केट को भी फ़ायदा होता है क्योंकि फिर उसमें ऐसे इन्वेस्टर्स आते हैं, नए बैंक अकाउंट खोलते हैं, पीपल सीक इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल, तो उससे डबल फ़ायदा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हम सबको वहाँ पहुँचना है, वहाँ जाना है, वहाँ कहाँ कुछ पता नहीं, बट यस कहीं कुछ करना है, मतलब सेटिस्फाई हम किसी सूरत भी नहीं है। जी सेटिस्फाई तो हम किसी सूरत में नहीं अगर हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन ये बात है मतलब इंसान को हर चीज़ में डिजायरेबल बिहेवियर चाहिए ना, मतलब आप फाइनेंशियल बिहेवियर हो तो फाइनेंशियली हेल्दी हो, कंजम्पशन बिहेवियर तो कंज्यूमर वेल बीइंग हो, ये सब तो अचीव करना है। मतलब एज लॉन्ग एज इंसान ओवरऑल हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन पे ऊपर है विद डिफरेंट थिंग्स वो चलता है। तो इस फील्ड में ये भी है दे लोग डिफरेंट थिंग्स से आप नज करते हो या आप बिहेवियर चेंज करते हो टू बी हैप्पियर। तो कंज्यूमर साइड से भी हैप्पियर और फिर मैनेजरियल साइड से भी इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन। अच्छा, हमारे यहाँ जो कारोबार का जो निज़ाम चल रहा है ना वो बड़ा पुराना है, ठीक है। आप जैसे अमेरिका में वो ये तालीम दे रहे हैं कि वो मतलब कारोबार को या बिजनेस साइड पे किस तरह जो है वो लोगों की एजुकेशन में और ज़्यादा इजाफा करें, उनकी अवेयरनेस जो है ना और ज़्यादा बढ़ाएं। हमारे यहाँ सब कुछ अभी भी बहुत पुराने तरीके से चल रहा है। अभी भी आप देखें कि हम ऑनलाइन शॉपिंग अगर करते हैं तो लोगों की प्रेफरेंस होती है कि पहले चीज़ आएगी, उसे पहन के देखेंगे, फिर हम आपको कैश देंगे। तो वो तो और भी बहुत सारे मामला। तो आप क्या समझते हैं कि हमें मतलब ठीक है बैंकिंग सेक्टर और उस सब में तो ठीक है इस एजुकेशन का इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें आप समझते हैं कि यहाँ डायरेक्टली आप फ़ायदा उठा सकते हैं? ई कॉमर्स बड़ा आगे हमें फ्यूचर नज़र आता है, वो सारा कुछ जो है वो कंप्यूटर, मोबाइल्स और इंटरनेट पे आ गया जो हमें ग्राउंड पे खड़े होकर काम करना पड़ता था। तो उसमें कैसे फ़ायदा हो सकता है, ज़रा वो भी गाइड कीजिएगा। जी, आप देखें ई कॉमर्स, अब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये जो है ना ये आइडिया है डिसरप्टिव इनोवेशन का। अब ई कॉमर्स पूरी पाकिस्तान में आ गई, कितने डिफरेंट चीज़ों पर खुल गया है। अब आप इस पे भी बिहेवियरल एप्लीकेशन डिफरेंट काइंड्स की आ सकती है। अब आप देखें कि पीपल कंज्यूमर्स का ये नीड है कि वो कोई सेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, उनको होता है कि सेट कंप्लीट हो। तो अगर आप कोई क्लोथिंग स्टोर है एंड आई ट्राइंग टू सेल अ बंडल ऑफ ऑप्शंस ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, तो आप अगर बनाएं कि ये आपकी कार्ट है, जैसे अमेजोन की कार्ट होती है ना, ऑनलाइन चेकआउट कर रहे हैं, उसमें आप सोचें आपके पास 6 बॉक्सेज हैं या 4 बॉक्सेज, जितने भी आपको लगता है कंज्यूमर बाय करेगा, उसमें अगर उसने 3 चीज़ों में डाली हुई हैं और वो लेना चाहे 3 थिंग्स ऑलरेडी, तो उसको होगा कि मैं 4th में भी कुछ डाल दूँ। तो कंज्यूमर की नीड है कि वो खाली सेट को नहीं देखना चाहते, तो इसमें फ़ायदा उनको भी मिल गया प्रोडक्ट और फ़ायदा मैनेजर को भी, यू सोल्ड मोर प्रोडक्ट। और ये इतनी सिंपल सी एक टेक्निक है कॉस्ट इफेक्टिव चेंज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, पाकिस्तान में एजुकेशन के हवाले से मतलब जब MBA का ट्रेंड शुरू हुआ है अभी कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल तो नहीं, काफ़ी साल पहले, तो हर स्टूडेंट ने MBA किया होता। तो खाला के बच्चे ने भी MBA किया हुआ है, चचा के बच्चे ने भी किया हुआ है, मामू के बच्चे ने भी MBA किया हुआ है, सब MBA करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मार्केट में इतना MBA निकल आया कि जनाब उनके लिए नौकरियां नहीं। इसी तरह वो CA का ट्रेंड, कभी वो कंप्यूटर की एजुकेशन का ट्रेंड शुरू होता है तो सिर्फ वही चल रही होती है। बिल्कुल। तालीम के मैदान में किस तरह जिद्दत पैदा की जा सकती है, पाकिस्तानी कौम को किस तरह फ़ायदा हो सकता है, इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप बाहर से तालीम हासिल कर रहे हैं, तो अगर कोई आला तालीम के बारे में कोई
बात होती भी है तो वो एक ट्रेंड की तरह शुरू होता है और फिर वो जितने स्टूडेंट्स जो है ना प्रोड्यूस होते हैं उस सेक्टर में उनके लिए नौकरियां कम पड़ जाती हैं और भी बहुत सारे इश्यूज। तो खैर ये तो बिजनेस के बारे में, बिहेवियरल साइंस के बारे में आपने जो खुद सीखा है ज़रा उस बारे में बताएं। आप बाहर एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप वहाँ भी देखते हैं कि वहाँ रह के आप ये महसूस करते होंगे कि पाकिस्तान में हमारे स्टूडेंट्स को किस हद तक तालीम के मैदान में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। जी, तो मैंने अपने मास्टर्स के बाद 3 साल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में रिसर्च की थी एज अ प्री डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट। वहाँ पे मैंने जो नोटिस किया, जो वहाँ पे जो डिफरेंट है, जो मुझे लगता है हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए। देखें वहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि हर कोई बिहेवियरल साइंस पढ़े, लेकिन जो फील्ड्स हैं जैसे MBA जो हुआ उसमें ही फोकस भी हो सकता है बिहेवियरल साइंस का। अच्छा, वहाँ ठीक पे है। भी क्लासेस हो सकती हैं बिहेवियरल बिजनेस की। अब हार्वर्ड में उन्होंने अडॉप्ट किया नई क्लासेस, वो पढ़ाते हैं मोटिवेशन और इंसेंटिव्स पे क्लास पढ़ाते हैं। वो एक बिहेवियरल इंसाइट्स और उसकी डेटा एप्लीकेशंस की क्लास पढ़ाते हैं। तो वो अडॉप्ट करना शुरू हो गए कि वो बिजनेसेस में डिफरेंट सेक्टर्स में, फाइनेंस हुआ, मार्केटिंग हुआ, अपनी एम्प्लॉई इंगेजमेंट हुई, कंज्यूमर हेल्थ हुई, इन सब पे बिहेवियरल साइंस कैसे यूज़ हो सकती है अपने फ़ायदे के लिए। तो वहाँ पे तो ये ट्रेंड आ गया, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी बिजनेस स्कूल्स हुए, IBA, लम्स, ये भी ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करें, नया साइंस लाए। फिर खुद ही जब लोग ये सीखना शुरू करेंगे और ये खुद ही एक्सपेंशन होगी तो फिर कंपनीज भी अडॉप्ट करना शुरू हो जाएंगी इन्हीं एक्टिविटीज़ को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी जो अपनी रिसर्च है इस हवाले से वो क्या है? जी, तो मेरी रिसर्च जो है ना वो कंज्यूमर बिहेवियर और में के रिलेटेड डोमेन्स में होती है। तो मैं वर्क विद फैकल्टी मेंबर्स हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के साथ, इन सब के साथ मिलकर मेरी रिसर्च होती है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एक मेरा प्रोजेक्ट है एक्सेंट रिलेटेड, उसमें मैं देखता हूँ कि लोगों के एक्सेंट्स क्या इंप्रेशन क्रिएट करता है इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। तो सेल्स कॉन्टेक्स्ट में लोगों के पास डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं, हाउ के एक्सेंट आपका चेंज करने से या ना चेंज करने से क्या इंप्रेशन पड़ता है दूसरे पे, एंड नॉट ओनली इंप्रेशन क्या पड़ता है लेकिन उसके प्रोडक्ट रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। क्या आप जो प्रोडक्ट बेचते हो या आपने फ़ोन करके कोई सर्विस बेचनी हो, आपके एक्सेंट या एक्सेंट चेंज करने से दूसरा मोर लाइकली लेस लाइकली टू बाय इट। ठीक है, तो क्या खुश शक्ल लोगों पे कंज्यूमर ज़्यादा जल्दी भरोसा करता है? रिसर्च तो यही कहती है, और नॉट ओनली खुशहाल, उस जो जिनसे वो रिलेट कर सके, अपने जैसे लोग जो लगे। तो अगर उनको लगे कि किसी ने, आपने वीडियो कॉल की किसी के साथ, कोई आपको मेडिकल डॉक्टर भी हो, वो आपकी तरह लगे, पाकिस्तान बंदे को पाकिस्तानी डॉक्टर ही पसंद है। अच्छा। वो सही एडवाइस दे या गलत, उनको पसंद ही वो है। तो ऐसी चीज़ें तो है ना, हमें पता नहीं होती। अब आप देखिए मेरी एक रिसर्च है, ये है को ऑथर्स मेरे हैं हार्वर्ड के। हम इसमें देखते हैं कि एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस का क्या फ़र्क है। तो देयर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपर्टीज़ हम कहते हैं, या जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखी हो और जो वाइकेरियस या अदर इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखी हो। तो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस हुई ऑब्जर्विंग, स्टडीइंग एक्सेट्रा। हम देखते हैं कि जो एडवाइस सीकर्स होते हैं, अभी वो मेडिकल एडवाइस सीकर्स, फाइनेंशियल एडवाइस सीकर्स, नेगोशिएटिंग एडवाइस सीकर्स, ये सब चाहते हैं कि वो डायरेक्ट एक्सपर्ट से एडवाइस लें ओवर द अदर एक्सपर्ट्स, द इनडायरेक्ट एक्सपर्ट्स। और इवन सो कि मतलब वो सेम एडवाइस को भी वो कहते हैं कि ये बड़ी सही है। और फिर हमने क्या किया, हमने कलेक्ट किया कि 100 पीपल का डेटा, 50 पीपल को बोला कि डायरेक्ट एक्सपर्ट ने दिए। डायरेक्ट एक्सपर्ट वो होता है जो उसी फील्ड में काम करता हो, और इनडायरेक्ट एक्सपर्ट है उसने वो शायद पढ़ा हुआ हो या उसमें काम किया हो। जैसे डॉक्टर अपने आगे नहीं लगा देते, डॉक्टर, MSc, FPS, वो डिफरेंट काइंड ऑफ डेजिग्नेशन, बिल्कुल सारी चीज़ें। तो वही एडवाइस को डायरेक्ट एक्सपर्ट वाली को वो कह रहे हैं ये बहुत अच्छी एडवाइस है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, और दूसरी वाली एडवाइस को वो नेगेटिवली रेट कर रहे हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि रॉन्ग एडवाइस को भी लोग लेना चाह रहे हैं डायरेक्ट एक्सपर्ट से। उनको पता है कि एडवाइस रॉन्ग है, लेकिन उनको इतना ट्रस्ट है इस डायरेक्ट एक्सपर्ट पे कि ये फील्ड में इसको पता होगा। तो ट्रस्ट इज द रीजन वाई पीपल बिहेव लाइक दिस। तो हमारी अच्छा, हमारे यहाँ वैसे आपने कहा ना हम पाकिस्तानी डॉक्टर भी पाकिस्तानी ही चाहते हैं, ठीक है, ताकि हम उसे वो दिल की बात बता सकें, वो समझ सके, तो ऐसा समझते हैं। फिर वो मेरे एक दोस्त भी हैं डॉक्टर, उन्होंने अपने बाल पूरे मुंडवा लिए सिर्फ इस वजह से कि उनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा लगे और लोग उन पर भरोसा करें जी। और बहुत नौजवान डॉक्टर के पास भी कोई जाके ये नहीं समझते कि इसके हाथ में शिफा भी होगी। बिल्कुल ऐसा लोगों का एक आम सा तासुर है।
बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि जो यंग डॉक्टर्स हैं वो कर क्या सकते हैं, अगर उनको नहीं करना है, ऐसी ओल्डर नहीं लगना और अपना फिर भी इंप्रेशन मैनेज करना है, कि आप अपनी एक्सपीरियंस को हाईलाइट करें। तो आप देखें, अगर मैं गया किसी डॉक्टर के पास, हम देखते हैं कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको चाहिए होता है कि वो डॉक्टर भी वो एक्सपीरियंस के थ्रू गया हो। तो अगर आप बोलें कि मैंने इतने सारे अगर मैं गया हूँ, मेरे को अपेंडिसाइटिस, एंड जो डॉक्टर है उसने वो बोले कि आई ऑल्सो हैड एन अपेंडिसाइटिस, मेरे साथ भी हो चुका है, तो मेरा कंफर्ट जोन होगा, नॉट ओनली कि इसने डॉक्टर है लेकिन इसको ही इज बिन थ्रू व्हाट आई बिन थ्रू, तो उसको नॉट ओनली उसको बाहर का सिचुएशन पता है लेकिन उसको अंदर की फीलिंग भी पता है। तो ऐसी चीज़ें जिन लोगों ने एक्सपीरियंस की होती है वो इंपॉर्टेंट होता है कि वो पर्सनलाइज करें कि माई फादर वेंट थ्रू दिस या माई मदर वेंट थ्रू दिस, ताकि वो यू कैन आपकी फिर कनेक्शन ज़्यादा बढ़ती है। ये बताइए कि स्पेशली उन लोगों के बारे में जो ये कहते हैं कि भाई हमारे काम में तो झूठ के बगैर गुजारा नहीं है, हमें बोलना पड़ता है, कोई एजेंट्स होते हैं या कुछ ऐसा काम, या झूठ बोल के वो चीज़ बेच रहे होते हैं। कुछ हमने ये भी देखा है कि लोग इस कदर मजबूरी शो करके चीज़ बेच रहे होते हैं कि जनाब बहुत ज़रूरी है, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, प्लीज़ खुदा का वास्ता है ये ले लें हमसे, है ना। तो इस तरह के जो हरबे आजमाते हैं, क्या उनकी वाकई किसी बिजनेस में ज़रूरत होती है या उसके बगैर भी वो उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं? बिल्कुल, उनके बगैर भी हो सकती है। एंड आई थिंक मसला ये है कि हमने एज ए सोसाइटी क्रिएट किया हुआ है ये झूठ का नॉर्म। अब आप देखें, मैंने इस पे रिसर्च की थी कि हम लाइंग बिहेवियर को कम कैसे करें, कि लोगों को झूठ बोलना कम कैसे करें। और मैंने देखा इसमें किया कि हमने 3 ग्रुप्स बनाए थे और हर ग्रुप में कहा था कि आपके पास 15 डाइस रोल हैं, तो आप डाइस रोल करें और आपके पास जो नंबर आएगा उतने में आपको लॉटरी टिकट दूंगा फॉर ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैंने कहा था लेकिन आपके जो नंबर आप मुझे बताएंगे सिर्फ मैं उतने टिकट दूंगा, और जो मैं चेक नहीं करूंगा आपने लिखा कि आप अच्छा देखेंगे नहीं, आप सिर्फ वो बताएंगे कि जनाब ये आया, 2 आया, 5 आया, तो मैं मान लूंगा। बिल्कुल। अच्छा। और इंटरनेट पे डाइस रोल था, कंप्यूटर पे, ताकि मैं पीछे से रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक है। तो अब मुझे पता लगा कि बंदे ने 4 रोल किया है और उसने लिखा 6, तो मुझे पता है कि यहाँ झूठ है। तो हमने इसको कर्व करने के लिए कोशिश क्या की कि हमने कहा एक कंडीशन रखी, जब 15 लोगों ने रोल किए उसके बाद उन्होंने टिकट नंबर बताया, मैंने टिकट दिया। एक में हमने किया, शुरू में डाल दिया ऑनर कोड, कि ऑनर कोड हमारी इस यूनिवर्सिटी का बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में रिसर्च थी, ये लंबा सा ऑनर कोड दिया, बोला कि ऑनर कोड ये है, फॉलो करें, चीटिंग इज़ रॉन्ग एंड ये नहीं करना चाहिए हमें, उससे इसके नुकसान है। और फिर तीसरी कंडीशन में हमने हर 5 रोल के बाद यही रिमाइंडर दिया। अब आप देखिए, हमने जब रिजल्ट निकाले तो जिसमें हम बार बार रिमाइंड कर रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा चीटिंग थी। अच्छा, और कंपेयर टू नो रिमाइंडर, और 1 रिमाइंडर में सबसे कम। अब इसका मसला ये कि आप जब बार बार किसी को कह रहे हो कि झूठ ना बोलो, चीट ना करो, झूठ ना बोलो, उससे दूसरे बंदे को हो रहा है कि हर कोई शायद यही कर रहा है। तो एवरीवन को लग रहा है, एवरीवन थिंकिंग कि हर कोई चीटिंग कर रहा है और मैं ना करने से मुझे नुकसान हो रहा है, कि मेरे सेल्फ इंटरेस्ट में है कि मैं भी चीटिंग करूं। अच्छा, तो जब मैं एक दफ़ा बताता हूँ वो एक रिमाइंडर इज सेलिएंट इनफ। सिमिलरली इन्होंने ये मेडिकेशन पे भी किया हुआ है, ऐसी चीज़ें, रिपीटेड रिमाइंडर। जो लोग मेडिकेशन नहीं ले सकते, मेडिकेशन देना भूल जाते हैं, वो देखते हैं वीकली रिमाइंडर जो है मेडिकेशन की, वो वर्क्स बेटर देन डेली रिमाइंडर। सही। अच्छा, अभी ये प्रोग्राम के इस हिस्से के आखिरी लम्हात हैं और मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से नाजरीन को कोई टिप्स जो है ना वो मिलनी चाहिए कि आप सिर्फ ये 2 चीज़ें जो है ना, या ये एक चीज़ है, इसको अपनी पर्सनैलिटी में ऐड कर लें, आपको फ़ायदा हो। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ मैनेजर्स को क्या करना चाहिए कि वो जब रिसर्च करें, सिर्फ सर्वे और इंटेंशंस काइंड ऑफ बिहेवियर्स, इंटेंशंस को ना कैप्चर करें, बिहेवियर को कैप्चर करें। अच्छा, ठीक है। असल बिहेवियर को कैप्चर करें। वो फूड कंजम्पशन अगर वो देख रहे हो कि फूड में चलती क्या है, लोग ये वाला मीट क्यों खाते हैं वर्सेस नॉट, तो वो एक्चुअल कैफेटेरिया में जाके जो लोग खा रहे हैं उनको पकड़ के उनकी बिहेवियर देखें कि क्यों खा रहे हैं, वो क्यों खरीद रहे हैं। जो रैंडम सर्वे कराएं कि आप क्या खरीदेंगे और क्यों खरीदेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं कहता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और इन्वेस्टर्स को गेज करना चाह रहे हैं, वो इकोनॉमिक गेम्स इंप्लीमेंट करें, जहाँ पे वो थोड़े से पैसे देखें, लोगों की सेविंग और स्पेंडिंग बिहेवियर देख लें, उसके हिसाब से फिर वो केटर करें। तो मैनेजर्स को तो मेरा ये होगा, कंज्यूमर्स को मुझे होगा कि अपने बायसेस, अपने ह्यूरिस्टिक्स के लिए बी अवेयर कि आप गलतियाँ क्या करते हैं। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक एक नाम है, उसका लेके जो आपको लगता है जो अभी हो रहा है वो बाद में भी होगा। अब ये गलती आप पकड़ लें पहले, तो आपको ये पता हो कि ये नहीं है। एक दूसरे हमें लगता है कि जो चीज़ रिवाइज हुई है वो बेहतर होगी,
इवन इफ इट्स नॉट, मतलब आप यू नो, तो ये भी पकड़ लें कि हमेशा रिवीजन और हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन चीज़ों से उसको बेहतरी नहीं आती। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। दोस्तों एक वफ़े की तरफ बढ़ रहे हैं, वफ़े से वापस आएंगे तो एक और मेहमान होंगे, उनसे एक और मौजूद बात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो गए हैं, जहां मेरे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, जिनकी काबिलियत का हम अपने प्रोग्राम में आज भरपूर फ़ायदा उठाने वाले हैं। और इनकी काबिलियत से हम अपनी सेहत के हवाले से बात करेंगे कि अपनी सेहत को जो है वो बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि वो खूबसूरत दिखना वो सबका हक है, खा वो मर्द है या वो औरत है। तो अपनी खूबसूरती का ख्याल कैसे रख सकते हैं आप, है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर सबका दिल करता है कि वो अच्छे कपड़े पहने, मगर कुछ लोग अपनी सेहत की वजह से इस कदर खुश नहीं होते कि वो मतलब अच्छे कपड़े भी पहन सकें। मुझे याद है, मैं जब मॉडलिंग किया करता था तो उस वक्त एक डिज़ाइनर होते थे, वो जीन्स वगैरह बनाते थे, तो उनकी जीन्स हम जब भी पहनते ना थे तो हमारा दिल नहीं करता था कि उनको वापस की जाए, इतनी अच्छी लगती थी हमें, मतलब इतनी पसंद थी फिटिंग उनकी, और फैब्रिक वगैरह पाकिस्तान से बाहर ही जाया करती थी। बट वो खुद वो कोई भी जीन्स नहीं पहन सकते थे, क्योंकि वो इतने हेल्दी थे कि वो अपनी बनाई हुई चीज़ मतलब जिसको देख के बाकी सारे हसरत करते थे, वो खुद नहीं पहन सकते थे। ये कुदरत का एक निज़ाम है, मगर सारा कुछ कुदरत के हम मतलब वो नहीं कह रहे, हम खुद भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। कुछ लोग एक्सरसाइज से वज़न कम करना चाहते हैं, कुछ डाइट से वज़न कम करना चाहते हैं, कुछ ऐसे हर्बल ट्रीटमेंट से या दूसरे ट्रीटमेंट्स जो हैं उनके साथ वज़न कम करना चाहते हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में हर्बल ट्रीटमेंट के साथ किस तरह वज़न कम होता है इस पे बात करने वाले हैं। और दूसरा, हम अपनी स्किन को, अपने बालों को किस तरह बेहतर रख सकते हैं, निखार किस तरह पैदा कर सकते हैं अपने हुस्न में, इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ज़माना हर्बलिस्ट रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, ये जनाब हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान साहबजादे रानी आपा के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा अल्लाह। मुस्तफ़ा, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अब लोग यकीन कर लेते हैं कि आप वाकई हकीम हैं। अब तो देखिए सर, अब तो मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए स्पीड के अंदर। हाँ। तो अब तो लोगों को यकीन आ ही गया सर। मैं अभी प्रोग्राम के पिछले हिस्से में बात कर रहा था, एक वो बिहेवियरल साइंस के हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे, उनसे कहा कि लोग, एक आम तासुर है कि यंग जो डॉक्टर होता है ना, उसके पास इतनी जल्दी उस पर इतना एतमाद नहीं करते। उन्हें लगता है कि जब तक डॉक्टर के बाल सफ़ेद ना हो या कुछ सीनियर ना हो तब तक शायद वो इलाज नहीं कर पाएगा या उसके हाथ में शिफा ही नहीं होगी। क्या पता लोगों को मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान जैसे भी काबिल लोग मौजूद है। क्या बात। अच्छा रानी आपा, सबसे पहले हम वजन के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों का दिल नहीं करता कि वो बाहर जाके एक्सरसाइज करें और फिर अपना वजन कम करें। वो कहते हैं ऐसी कोई दवाई हो, ये खाएं और वजन कम, ऐसा कोई वाकई है? बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग ये चाहते हैं कि चुटकी बजाते वजन कम हो जाए। देखिए, वजन जितना स्लो बढ़ता है उतना ही स्लो कम होता है। और उसकी वजह ये कि हम लोग बहुत साइड और कोई बहुत ही क्विक सा कोई वे तलाश करते हैं, जिसमें मेरा ज़ाती तजर्बा है कि अगर खाली एक्सरसाइज से किया जाए तो एक्सरसाइज जब तक आप कर रहे हैं, जब तक फिट हैं, जब छोड़ दी तो आप पहले से ज्यादा हो गए। अच्छा, और डाइटिंग है, डाइटिंग जब तक आप कर रहे हैं तो वजन आपका कंट्रोल में। जब आपने डाइटिंग छोड़ दी, मनसा वाइल ऐसा होता है, तबीयत है, मौसम है, हालात हैं, वक्त बदलता रहता है, तो ये तमाम चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग होती हैं। जैसे ही आप छोड़ देते हैं, आपका वजन तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है। हमने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सारी ज़िंदगी गुजर गई है मुझे इसी दश्त की सयाही में। तो मेरा खुद वज़न बहुत ज़्यादा था, मैं खुद बहुत ज़्यादा हैवी थी कि मेरे जो ये सोफ़ा है या कुर्सी है, इससे मेरे थाइस बाहर आते थे। और चैनल पर
अच्छा। तो हाँ, तो जब मैं बैठकर देखती थी तो खास तौर से मेरे हस्बैंड तो वो कहते थे भाई बहुत बुरा लगता है ये तासुर, जो तुम खुद स्लिमिंग की बातें करती हो, तुम्हारा अपना निकल रहा है सब कुछ, तो और बहुत एम्बेरसमेंट मुझे फील होती थी। बहरहाल फिर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ अपनी इस स्लिमिंग के कोर्स में डाल दिया। मैंने अपना 3 माह का स्लिमिंग कोर्स बनाया और सिर्फ खाली फक्की नहीं बनाई कि इसको खाकर अपना वज़न आप कम कर लें, क्योंकि हम दिन में जितनी भी ड्रिंक्स लेते हैं वो हमारा वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होती हैं। अच्छा। जैसे जितनी भी ड्रिंक्स आप ले लें, इसमें soft drinks कोलाज होती हैं हमारी। जितनी सॉफ्ट ड्रिंक है, जितना आप पी रहे हैं समझ लें कि उससे आप 10 गुना अपना वज़न बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा हम चाय पीते हैं, वो मीठी चाय होती है, उससे वज़न बढ़ता है। सफ़ेद शुगर हमारा वज़न बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ करती है। दिन में जो भी कुछ है, लेकिन हमने इसको कंट्रोल करने के लिए कि आप दिन में जो ड्रिंक पिए तो कोशिश करें कि इसके साथ हमारा कहवे मुस्तफ़ा पीजिए। और मैं दिन में हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि ये 3 माह का कोर्स है और ये पक्की दिन में 3 टाइम तीनों खाने से पहले खानी होती है, यानी सुबह नाश्ते से पहले 1 टीस्पून, दोपहर खाने से पहले 1 टीस्पून और रात खाने से पहले 1 टीस्पून रानी स्लिमिंग पैक का जो पाउडर है ये लेना होता है। और खाने के बाद, नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद हम हमेशा पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, लस्सी पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, कुछ भी। उसके बजाय अगर 1 कप कहवे मुस्तफ़ा पी लिया जाए दिन में 3 बार तो बहुत तेज़ी के साथ वज़न कम होता है और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। आपको पता है कि जड़ी बूटियों की एक ख़ास बात यह है कि इसका इफ़ेक्ट तो है ही, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से इसका ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये आप वेट लॉस की अपनी जो मेडिसिन है आपकी, इसके बारे में बता रही थी, कहवा के बारे में बताया, रिजल्ट्स क्या हैं, पब्लिक के क्या रिजल्ट्स हैं, कोई ये थोड़ा सा शेयर करें, कोई ऐसा वाकया जो आप कहें कि ये तो मुझे लाजमी शेयर करना चाहिए नाज़रीन अब के साथ। देखें कि अपने स्लिमिंग के रिज़ल्ट के मुतालिक तो मैं आप भी बात कर सकते हैं कि पिछले दिनों मैंने आपको अपना 1 पैक दिया था और 1 कहवा मुस्तफ़ा दिया था। जब आपने इस्तेमाल किया तो आपने मुझे उसकी राय दी कि आप पिछले दिनों जब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे और आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं था, आप अपने शूट पर थे, तब मैंने आपको दिया था, तो आपने खुद बताया कि इसने बेहतरीन काम किया। सही। तो अब जाहिर है आप जैसा शख्स अगर हमारे लिए कोई बेहतरीन राय दे दे तो मैं समझती हूँ हमारी प्रोडक्ट को 4 चांद लग गए। नहीं, मैं तो देखिए पर्सनली मैं बता रहा हूँ आपको ऑनेस्टली, मैं एक्सरसाइज पे भी बिलीव रखता हूँ और मैं खुराक भी, मुझे लगता है कि खाना जो है ना अपना पेट समझ के खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है? सही, अपना पेट और चिकना कम से कम खाएं जनाब। आप। चावल भी जरूर खाएं, अपनी डाइट में शामिल करें, लेकिन स्टार्च निकाल के। और मीठे को अपनी जिंदगी से, वाइट शुगर को तो तकरीबन निकाल दें तो बहुत ज्यादा फायदेमंद। ऐसे ही आप वो सब कुछ खाएं जिसको आप बर्न कर सकते हैं, मतलब जिसको आप हजम नहीं कर सकते। रात को सोने से पहले कढ़ाइयाँ खा के सोने का मतलब क्या फ़ायदा, उसका कहीं फ़ायदा नहीं है। ना तो वो आपकी उससे जान बन रही है, वो सिर्फ वो मोटापा ही आपको दे रहा है, नुकसान ही दे रहा है। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि वॉक को अपना मामूल बना लें। मेरी प्रोडक्ट ले, लेकिन वॉक ज़रूर करें। ये नहीं कि देखें मैं इसके साथ कोई डाइटिंग नहीं बताती, कोई एक्सरसाइज नहीं बताती, हल्की फुल्की सी एक पेट को कम करने की एक्सरसाइज है जो हर एक को करनी चाहिए कि वो सुबह नहा मुँह से बिल्कुल सीधा लेट कर और अपने वो आप उठाएं। और इसके अलावा वॉक इसके साथ आप कर लें तो इसके 3 माह में आपका तकरीबन 15 से 16 पाउंड वजन कम होता है बगैर किसी एफर्ट्स के। और यही मैंने अपना मामूल बनाया। अल्लाह के फजल से आज मैं इस काबिल हूँ कि चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ। जबरदस्त माशाल्लाह। और 15-16 पाउंड का मतलब है कि आपके सारे कपड़े खुले हो गए। और आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए शादियों का सीजन होता है, हम बेहतरीन अपना मेकअप करते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं, बेहतरीन कपड़ा पहनते हैं, लेकिन वो नजर ही नहीं आता। हम अपना पेट छुपाते रहते हैं, अपने हाथ पाँव, अल्लाह क्या करें। कोई अच्छा, एक और चीज़ छोटी सी मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूँगा, फिर मुस्तफ़ा साहब की तरफ बढ़ूँगा। ज़्यादातर जो हर्बल मेडिसिन होती हैं वेट लॉस की, उसमें स्टमक अपसेट हो जाता है, वो कुछ को मोशन लग जाते हैं और वो मतलब पानी बहुत ज़्यादा पीने का कहा जाता है। तो इसमें ऐसा क्या है? वहाँ फ़हीमा आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अमूमन हमारे पास भी यही सवालात आते हैं कि
कि रानी आपा, आपका जो वज़न कम करने की दवा है रानी स्लिमिंग जो कोर्स है, तो क्या इससे पेट तो अपसेट नहीं हो जाएगा और कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे हमारी भूख मर जाए? मैं कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप खाएंगी पिएंगी तभी तो आपको पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं, आप सेहतमंद हैं और तमाम चीज़ों के साथ नॉर्मल लाइफ के साथ आप नॉर्मल तरीके से किस तरह वज़न कम करेंगे, ये हमारी प्रोडक्ट का कमाल है। सही जी। जनाब हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान साहब, मुझे ये बताइए कि मोटापा कितनी बीमारियों की जड़ है और अगर हमारा वजन ज्यादा है तो हमें किन किन बीमारियों से बचना चाहिए? लेकिन सर मोटापा ही हर मर्ज की वजह है। जब आपकी बॉडी में फैट्स पैदा हो जाएंगे तो उससे ऑन द स्पॉट आपका लिवर और आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी स्लो हो जाएगी। अच्छा। जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नींद खत्म हो जाएगी, ओके। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मैदे के अमराज हो जाएंगे। तो इन सेंस जो मोटापा है ये हर चीज की बेस है। दिल के अमराज, शुगर, ब्लड सारे प्रेशर अमराज सब की ये इसी के सारे। साथ जुड़े हुए हैं। तो इन सेंस जो लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं साथ में 2 काम और कर लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला इसके रिजल्ट में और इजाफा हो जाएगा। अच्छा। सबसे पहला तो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं समंदरी नमक, तो इसको हटाकर लाहौरी नमक या खेवड़ा नमक इस्तेमाल करें। हिमालयन सॉल्ट भी आजकल काफी ज्यादा जिसको पसंद पिंक किया सॉल्ट जा कहा रहा है। जाता पिंक है। सॉल्ट, हाँ। और दूसरा वालदेन ने भी फरमाया कि भाई शुगर ख़त्म कर दें, गुड़ और मिश्री का इस्तेमाल करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बहुत सारे अमराज आपके ऐसे ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो ब्राउन शुगर आती है वो भी इस्तेमाल की जा सकती है? देखिए सर, ब्राउन शुगर जस्ट लाइक गुड़ ही है। हाँ। गुड़ ही को कहा जाता है, पुराना गुड़ इसी को कहा जाता है ब्राउन शुगर। इसी को एक प्रोसेस करके प्रॉपर तौर पर जो है वो हाँ। चीनी की शेप में जो है वो बना दिया जाता है सर इसको। सही सही सही। तो ये मीठा जो है इससे भी हमारे मतलब वजन में इजाफा होता है? नॉर्मली तौर पर जो पहले चीनी बनती थी वो बनती थी शुगर केन से, ठीक है। लेकिन अब जो चीनी है वो तो प्रोसेस वाली हो गई है, केमिकल वाली हो गई है। तो इसी की वजह से जब ये प्रॉपर तौर पर आप डाइजेस्ट नहीं करते हैं तो यही अंदर फैट्स पैदा करती है, यही आपकी हड्डियों को भुरभुरा करती है, यही आपके लिवर को डैमेज करती है सर। कि मोटापा उम्मुल बीमारी है, सारी बीमारियों की बीमारियों माँ की है। माँ है। जी। हम अपनी जिल्द का जो हुस्न है वो कैसे बरकरार रख सकते हैं? क्योंकि जिल्द के हवाले से हर एक की एक अलग परेशानी है। किसी को लगता है कि उसकी स्किन ऑयली है और उसने ये ऑयल ख़त्म करना है, किसी को ये लगता है कि उसकी स्किन बहुत ड्राई है तो उसे वो सही करनी है, किसी को ये लगता है कि उसकी झुर्रियाँ पड़ रही हैं, किसी को लगता है कि उसका रंग जो है ना वो ये नहीं है, असल रंगत तो उसकी वो पिंक कलर की थी जो अब आहिस्ता आहिस्ता नेवी ब्लू होती जा रही है। तो अलग अलग लोगों के ख्यालात हैं जो फिक्रमंद रहते हैं। आप बताएं, हर्बल ट्रीटमेंट में जिल्द का जो निखार है, जो खोया हुआ निखार है, उसे कैसे बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि ना सिर्फ एक ख़वातीन बल्कि अब तो मर्द भी बहुत कॉन्शियस हो गए और होना चाहिए अपनी ब्यूटी की तरफ से। तमाम ज़ाहिर वक्त और हालात बदलते रहते हैं, मौसम बदलता रहता है, एज बदलती रहती है और बदलती भी उम्र के साथ। जब बच्चे होते हैं उस वक्त स्किन कुछ और होती है, सने बलूगत में कदम रखते हैं कुछ और होती है, जवानी में कुछ और वक्त के साथ साथ जब स्किन बदलती है तो जो आपने प्रॉब्लम बताई वो सारी होती हैं। इनिशियली तो रंग गोरा करने के लिए, स्किन को टाइट करने के लिए, स्किन को वाइट करने के लिए हमारे पास क्रीम्स हैं जो कि ये फ्रैकल और फेनिस के नाम से हैं। दोनों क्रीमों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो स्किन वाइट भी होती है, टाइट भी होती है। और आपने कहा कि हर्बल में ऐसी क्या जड़ी बूटियाँ, हर्बल में इतनी ज़्यादा स्किन के लिए जड़ी बूटियाँ हैं कि आप सोच नहीं सकते। संगे जराहत है और सबसे बड़ी बात ये है कि वर्स एक जड़ी बूटी है जो मैं भी अपनी मोस्टली तमाम प्रोडक्ट में इस्तेमाल करती ही हूँ। अच्छा। वर्स वो अल्लाह की तरफ से एक ऐसी जड़ी बूटी है जो स्किन की तमाम यानी स्किन को टाइट करने के लिए, स्किन को वाइट करने के लिए, फ्रेकल्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, डार्क सर्कल के लिए, यानी हर एक चीज़ में, सिर्फ अकेली नहीं बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। तो वाइटनिंग के लिए क्रीम्स हैं और ज़ाहिर है हमें दिन में कोई ना कोई एक फ़ेस वॉश चाहिए होता है। वो हमारा एक ही फ़ेस वॉश है जो हर एज के लिए है और हर सीज़न के लिए है, हर स्किन के लिए। सही। अच्छा, आप ये देखिए कि जितनी भी मतलब जल्दी बीमारियों को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं या जो ट्रीटमेंट्स होते हैं,
ऐसा लगता है कि दावे सभी करते हैं, क्या हकीकत में भी इनका जितना कहा जाता है, जितना डब्बे के ऊपर लिखा होता है, उतना फर्क पड़ता है? देखिए, मैं अपने मुतालिक ये कह सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लोग मेरी बात पर एतमाद करते हैं। मेरी प्रोडक्ट को तकरीबन 20 साल हो गए हैं बग़ैर किसी पब्लिसिटी के आज तक पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं, और मैंने बाहर भेजने की आज तक ज़रूरत महसूस नहीं की। लोग वहाँ से बाय हैंड अपने रिश्तेदारों से मंगाते हैं और इसके बेहतरीन रिजल्ट है, क्योंकि हर्बल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और लोग मेरी बात पर एतमाद करते हैं। उन्हें पता है मैं झूठ नहीं बोलती। तकरीबन यानी मैं मीडिया पर मैं समझती हूँ कि जब से ये मॉर्निंग शोज़ हुए हैं, इसमें आने वाली सबसे पहली लेडी मैं हूँ। और अल्लाह रब्बुल, सबसे पहले मैंने एक अपना उपटन बताया था अंबर के प्रोग्राम में, जो आज तक लोगों को अजबर है। और उसके रिजल्ट ऐसे थे कि लोग मुझे रोक रोक के कहते थे, रानी बाजी क्या उपटन है वो मेरी प्रोडक्ट में, यानी वो मेरी एक वजह शोहरत बना और मुझे एक पावर देने में बहुत ही मुआविन साबित हुआ कि उसके बाद से मैंने अपनी प्रोडक्ट बनाना शुरू की। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइटनिंग और टाइटनिंग क्रीम है, लोग 20 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर किसी पब्लिसिटी के, मंगाते हैं, मुझ पे भरोसा करते हैं, अपनी राय देते हैं। और अब चूँकि 36 साल से मैं एक पार्लर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से रन कर रही हूँ, तो उसमें भी मुझे प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। इसके हर्बल प्रोडक्ट्स आप यूज करती हैं? जी, हर्बल प्रोडक्ट। इवन वो आपके वो मेकअप का सामान भी हर्बल है उसमें? नहीं, मेकअप में मैंने सिर्फ अभी एक अपना वाटर बेस बनाया, यानी पैनकेक। उसकी सबसे ज़्यादा मेकअप में ज़रूरत पड़ती है कि बेस आपकी अच्छी होगी तो मेकअप खुद ब खुद अच्छा होगा। और वो हर्बल है? जी, वो हर्बल है और वो विद सन ब्लॉक है। अब उसके साथ ही ये जो क्रीम्स हैं, ये नाइट क्रीम्स होती हैं, सभी इस्तेमाल करते हैं, फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ये फेस पॉलिश है, ये हफ्ते में हम 2 बार इस्तेमाल करने के लिए बताते हैं। ये वाइटनिंग और टाइटनिंग के लिए और रिजल्ट को तेज़ करने के लिए। और इसके साथ मंथ में 1 बार हर एक औरत और मर्द को अपना फेशियल भी कराना चाहिए। ठीक है। और अगर ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम है तो आप हफ्ते में 1 भी ले सकते हैं, यानी महीने में 4 भी। ये हमारी वाइटनिंग फेशियल किट है और ये भी हर्बल फेशियल किट है? ये हर्बल फेशियल किट है। तमाम की तमाम मौज नहीं लग गई, क्या बात है? अच्छा। इसके अंदर जो मसाज क्रीम है, क्लेंजिंग मिल्क है, फेस पॉलिश है और मास्क है। और देखिए, फेशियल किट्स में आजकल लोग बेशुमार प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इन 5 चीज़ों में एक दुनिया को समो दूं। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा मुस्तफ़ा, ये बताइए, देखें जैसे जिल्द के जो अमराज होते हैं, वो उसके पीछे असल जड़ क्या होती है? कि वो हमारे जिस्म के अंदरूनी मसले होते हैं या वो बैरूनी मसाइल होते हैं? जैसे पिंपल्स है, वो किस वजह से हैं? वो मतलब स्किन साफ ना रखने की वजह से हो सकते हैं, या वो शायद उनके मैदे में गर्मी है या कुछ और इस तरह की चीज़ें इस वजह से निकले? ये थोड़ा रोशनी डालिए। लेकिन नॉर्मली तौर पर जो प्रॉब्लम्स हैं स्किन के, उसका ताल्लुक इनहेरिटेड भी होता है। अच्छा। अपनी डाइट के एतबार से भी होता है और अपनी कुछ ना कुछ थोड़ी गलतियों की वजह से भी होता है। ओके। नॉर्मली तौर पर देखा जाए, जिन लोगों का खून गर्म है उन लोगों के चेहरे पे एक्नी होगी। जो लोग रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा खाएंगे उनके चेहरे पे एक्नी होगी। अच्छा। जो लोग रात में दूध पिएंगे उनको नज़ला हो जाएगा। मतलब इन सेंस रात में दूध पीने से नज़ला हो जाता है? जी। रात को अगर दूध पिया जाएगा तो उससे बहुत सारे अमराज पैदा हो जाते हैं। तो अगर मैं जड़ पे जाऊंगा तो वो लंबी बात हो जाएगी, सुन लीजिए। नहीं जाए जड़ में। अच्छा। ठीक है, तो इन सेंस देखा जाए तो इसी की वजह से। और दूसरी बात ये कि जितनी चीज़ें हम खा रहे हैं, गर्म चीज़ें, जिसमें कोल्ड ड्रिंक है, खाने के बाद पानी का इस्तेमाल है, जंक फूड का इस्तेमाल है, तो इसी की वजह से स्किन के ऊपर जो है वो ओपन पोर्स हो जाते हैं, स्किन लूज होना शुरू हो जाता है। इसी की वजह से बॉडी में ड्राइनेस बढ़ जाती है। और नॉर्मली तौर पर देखा जाए तो अगर खाने के साथ थोड़ा गुड़ का इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतरी आ सकती है। अच्छा, स्किन मुख्तलिफ जो स्किन टाइप्स होती हैं, ठीक है, उन्हें मतलब हर एक की स्किन की ना एक अलग टाइप होती है, तो उसे अपनी स्किन की टाइप का पता होना ये कितना लाजमी है, और फिर उस हिसाब से अपनी स्किन की केयर करना कितना लाजमी है? देखिए, नॉर्मली तौर पर देखिए हर बंदे की जो स्किन है ना, वो बकौल आपकी भी अलग ही होती है। लेकिन सर इसका जो मौजना है ना सर, देखिए सर, वो एक एज फैक्टर के एतबार से चलता है सर। नॉर्मल जिनके चेहरे पे ज़्यादा स्वेटिंग आती है उन लोगों का चेहरा जो है वो ऑब्वियसली जो है वो ऑयली होता है।
और जिन लोगों के चेहरे के ऊपर ड्राइनेस हो जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं, दाग धब्बे आ जाते हैं, सब ऑब्वियसली बस सबकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो जिन लोगों की जैसी स्किन है वो बस एक काम कर लें तो उनकी स्किन जो है नॉर्मल टेक्सचर पे आ जाएगी जी। उसके लिए सिर्फ एक है, वो है संदल सफ़ेद और मूसली स्या। ये दिन में एक बार एक चुटकी खा लें दूध के साथ, वाला फसलों कर्म करेगा इंशाल्लाह। रानी आपा, जिस तरह जिल्द की अलग अलग इक़साम होती हैं और अभी मुस्तफ़ा ने भी ये बताया कि हमें पता होना चाहिए अपनी स्किन की टाइप का, फिर वेदर जो है उसकी वजह से भी हमारी स्किन, जैसे गर्मियों में कुछ लोगों की स्किन बड़ी ठीक रहती है, सर्दियां आती हैं तो वो स्किन ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका गर्मियों में रंग जो है वो साफ़ होता है, सर्दियां आती हैं तो रंग उनका जो है ना वो थोड़ा सा वो फीका पड़ना शुरू हो जाता है। क्या कहेंगे? यस, तो इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। पर क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करनी पड़ती हैं अलग मौसम के हिसाब से? थोड़ा सा रहनुमाई चाहिए देखिए, अगर हर मौसम के लिहाज से आदमी अपनी ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें चेंज करने लगे तो बड़ा मुश्किल हो जाए, खास तौर से पाकिस्तानी अवाम के लिए तो बहुत ही मुश्किल आसान है। काम नहीं है। बिल्कुल। मैंने शुरू से अपनी प्रोडक्ट में ये क्वालिटी रखी है कि साल के चारों मौसम में आप हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मौसम तो बदलता है और मौसम के साथ साथ स्किन में तब्दीली आती है। गर्मियों में बहुत ऑयली हो जाती है, सर्दियों में बहुत ड्राई हो जाती है। अब हमारे पास भी यही सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं कि रानी आपा, आपकी जो क्रीम है या आपकी जो फेशियल किट्स हैं, क्या हम सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि बेटा, वाइटनिंग किट बहुत ज़्यादा हमारी इस्तेमाल की जाती है, तो ये मेरा क्लेंजिंग मिल्क साल के चारों मौसमों में, साल के 12 महीनों में इस्तेमाल हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू वेदर आपकी स्किन को बिल्कुल नॉर्मल रखेगा। यही मसाज क्रीम है जो साल के 12 महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं और करें। हर मौसम के लिहाज से तब्दीली हम इसमें खुद करते हैं। इसमें जो हमारा कंज्यूमर है वो तब्दीली नहीं करेगा। कंज्यूमर को तो बनी बनाई चीज़ चाहिए। हम कराची में रहते हैं, हमें पूरे पाकिस्तान का मौसम मालूम होता है। सबसे ज़्यादा आपको पता है सर्दी कराची में ही कम होती है, सबसे ज़्यादा जो मोतदिल मौसम है वो कराची का होता है। और जितने हम नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ या दूसरे जानिब हम चले जाएँ तो वहाँ पर सिंध की तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो स्किन में उस वक्त ड्रास्टिक चेंज आता है। लेकिन हम अपनी प्रोडक्ट में मौसम के लिहाज से तब्दीली खुद करते हैं। जो यूज़र है उसको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। और इस सर्दी के मौसम में भी जब वो हमारी ये किट इस्तेमाल करते हैं तो इसका बेहतरीन रिजल्ट उनको मिलता है। ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है, रिंकल्स ख़त्म हो जाते हैं, और वाइटनिंग तो जाहिर है ही वाइटनिंग क्रीम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो आजकल के बच्चे बच्चियां हैं, ये वो टीकों पे बड़ा यकीन रखते हैं कि जरा एक दफ़ा डायरेक्ट इंजेक्शन लगवा लिए जाए, रंग सफ़ेद हो जाए हमारे, अब मतलब, और बस जिस तरह ये चाहते हैं तो सर्जरीज वगैरह की तरफ जाना, इसको अगर हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से देखा जाए तो एक अलग ही दुनिया है वो। तो देखिए, मैं किस तरह देखते हैं आप? किसी भी चीज़ की मुखालिफ नहीं हूँ, वो महंगे ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा किसी में कोई तब्दीली अपनी आंखों से नहीं देखी कि अगर कोई बहुत ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इंजेक्शंस लगा रहे हैं। मेरी नज़र में ऐसा कोई शख्स अच्छा, नहीं। ब्रेक में मैं आपको ऐसे बहुत सारे नाम बताऊंगा इंडस्ट्री के। जी जी बिल्कुल। हाँ, मैंने कुछ ये देखा है कि एकदम से कुछ चेहरे जो हमारी आंखों को बहुत भाते थे वो एकदम से थोड़े चेहरे वैसे हो गए। अब वो मैं किसी चीज़ की तरदीद की तरफ नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि जो हर्बल ट्रीटमेंट है, जो चीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता हासिल होती है, जो दौलत आपको बहुत धीरे धीरे हासिल होती है, उसको जाने में भी बहुत टाइम लगता है। मेरा एक इतना सा मक़ूला है, और मैं यही कहूँगी कि हर्बल ट्रीटमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको आँख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो चीज़ जिसमें आप डरते रहें, दिल आपका डरते रहे, क्यों करें वो काम? की फ़ायदा। अच्छा, एक हमें कॉल आई नसरीन साहिबा की कोयटा से। उन्होंने ये कहा कि उनकी साहबजादी हैं, उनके ना चेहरे पे बाल है, वो रुआं सा जो होता है ना ये। अच्छा, हमें कुछ दिन पहले भी इस हवाले से प्रोग्राम में एक जो है ना वो कॉल आई थी। तो ऐसा क्यों होता है कि उन चेहरों पे मतलब बारीक बारीक बहुत सारे बाल क्यों होते हैं लोगों के? जी हाँ, ये ख़वातीन के साथ
हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। जब बच्चियां और बड़े सने बलोगत में कदम रखते हैं तो उस वक्त पता चलता है उनकी स्किन का टेक्सचर, उनके चेहरे का क्या हाल है। तो वो बच्चियां जिनका हार्मोन सिस्टम ख़राब होता है उनके चेहरे पर बाल आ जाते हैं। वो ख़वातीन अमूमन प्रेगनेंसी के बाद भी होता है, PCOS के जिनके साथ मसाइल होते हैं उनके साथ होता है। और कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं, कुछ ऐसी खुराकें होती हैं जो वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट के तौर पर होता है। उसके लिए हमारे पास ये छोटी सी जो मैजिक की डिब्बिया है, ये वाली? जी हाँ, अनवांटेड हेयर के नाम से जो मेरी प्रोडक्ट है, अल्लाह के फजल से इसमें इसका पूरा इलाज मौजूद है। और ये दवा रोज़ाना इस्तेमाल करनी होती है। 6 माह का कोर्स है और इससे हज़ारों लोगों के बाल ख़त्म हो गए हैं। चाहे अंदर बाल से खत्म हो गए, ये वाले चेहरे अच्छा, के ये जहाँ वाले जहाँ से, ये sorry। इस्तेमाल की जाती है अनवांटेड हेयर, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो हकीम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। हकीम मुस्तफ़ा भाई, मुझे ये बताएं कि बाल जो सर्दी का मौसम है, कुछ लोगों का डैंड्रफ का बड़े सीवियर किस्म का इशू होता है, वो ख़त्म ही नहीं होता। और वो जो दुनिया जहान के शैम्पूज इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उन्हें सही प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है या उन्हें किसी अच्छे तबीब से मुआयने की ज़रूरत होती है? सर, उनको ज़रूरत होती है किसी तबीब से मुआयने की ही। देखिए, जो नॉर्मल तौर पर जो प्रॉब्लम है बालों का, उसका ताल्लुक पोर्स के एतबार से है, उसका ताल्लुक डैंड्रफ के एतबार से है, उसका ताल्लुक अंदर खुश्की या अंदर जो है वो ऑयल भर जाता है उसकी वजह से है। तो जब तक पता ना हो कि प्रॉब्लम क्या है, तो मुमकिन है कि उसका इलाज किया जा सके। और उसके लिए हमारा ये तेल और शैम्पू दिया जाता है। जो प्रॉब्लम बालों के, बाल रूखे हो, कमज़ोर हैं, खुश्की है, झड़ रहे हैं, लेंथ नहीं है, ग्रोथ नहीं है, इन सारे मामलात में अल्लाह के हुक्म से ये बहुत मुआविन है। और जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ में एक काम और कर लें कि दिन में एक बार जब भी मौका मिले तो एक चुटकी जायफल पानी के साथ खा लें। अच्छा, इंशाल्लाह और फ़ायदा हो जाएगा। और फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे मैंने वो जानना है। मुझे ये बताएं, वो लोग जिनकी एड़ियाँ फट जाती हैं, सर्दियाँ हैं और सर्दियों में ये बड़ा एक कॉमन मसला है, उसका क्या इलाज होता है? देखिए, नॉर्मल तौर पर सर हमारी एक प्रोडक्ट आती है उसके लिए भी, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। और जो लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या जो लोग अभी तक नहीं लिए उन्होंने, तो वो लोग एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है गोंद कीकर, वो शहद में मिला के लगाएं तो बहुत फायदा होगा। और उसके लिए हमारी प्रोडक्ट मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो सारा कुछ तैयार है, ये पड़ा हुआ? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा कुछ, ये जिसकी एड़ियाँ फट गई हों, कट गई हों, खून बहता हो, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई हो, हाथों की, पाँव की, बड़े बड़े कट्स को भी फिल करने में हमारी ये दोनों क्रीमें, ये हमारी नॉर्मल मसाज क्रीम है और ये वाइटनिंग मसाज क्रीम है, इसको इस्तेमाल करें। और इसका तरीका ये कि ये 70,000 रुपए की क्रीम कौन लेगा? ओहो, काश हो जाए। काश हो जाए। कितने की क्रीम है वैसे ये? 300 रुपए की। हमारे प्रोडक्ट बहुत कम कीमत है। और जी, और इसको रात को सोते वक्त अपनी एड़ियों में जो कट्स हैं उसमें भर लें और भरने के बाद कॉटन के सॉक्स पहन लें। विद इन 3 डेज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से कटी हुई फटी हुई एड़ियाँ भर जाती हैं और जो खून रिसरा होता है वो बंद हो जाता है। और इसके अलावा बालों का मसला, जैसे कि अभी आपने मुस्तफ़ा साहब से पूछा, अंदरूनी मसाइल के हल के लिए तो मुस्तफ़ा है, लेकिन बैरूनी मसाइल के लिए रानीज़ हेयर टॉनिक एक कमाल का तेल है। मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 20 साल से मेरी प्रोडक्ट मार्केट में भी है और लोगों के पास भी है, बगैर किसी पब्लिसिटी के। इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि ये गिरते बाल रोक देता है, जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करता है, बाल घने, लंबे, काले, मजबूत करता है। इसके साथ ये नॉर्मल शैम्पू है। और एक्नी के बारे में आपने मुस्तफ़ा से पूछा था, पाकिस्तान भर में मेरे अलावा कोई और एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाई। और मुस्तफ़ा आपका बेहद शुक्रिया। दोस्तों, यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। जो सवाल आप मजीद करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पे चलते रहे हैं, वहाँ पे आप रब्ता करके आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने इशूज़ के बारे में। हमारे प्रोग्राम का जो फीडबैक है वो हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/newscafe पर जरूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे की टीम को देंगे इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।